हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो 5 वीडियोस पार्ट्स में डाली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। वो है चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो जिसने नहीं देखी हैं वो जाके प्लीज़ देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर हम बाद में जब हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वन शॉट भी डालेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम डिटेल में चैप्टर पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करते चलें ताकि आपका रिवीजन जब आप करें तो आप मिक्स ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क परफॉर्मेंस एंड। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कॉस्ट एंड स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? एक्यूरेसी से, कंप्लीटनेस से, कॉस्ट एंड स्पीड से, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सबसे ही इसका जो है वो डायरेक्ट वर्क परफॉर्मेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर है प्रॉपर ट्रेनिंग। आंसर सी, प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डैश आर एजुकेटेड। ये आपने लेसन में डिटेल में भी पढ़ा है, जिसका ब्रैकेट में KGBV लिखा हुआ था। तो ये जो एक सर्व शिक्षा अभियान है इसमें किसको एजुकेट किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, गर्ल्स लिविंग इन एडवर्स कंडीशन। ठीक है, गर्ल्स लिविंग इन एडवर्स कंडीशन। तो जो जिन लड़कियों ने कभी एडमिशन नहीं लिया होता है स्कूल में किसी भी कारणवश, या गांव में रह रही हैं, वहाँ पढ़ाई का चलन नहीं है, या आपने 1-2 क्लास पढ़ के ही छोड़ दी है तो इस तरह की जो लड़कियां हैं उनको इस सर्व शिक्षा अभियान में एनरोल किया गया ताकि उनको एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन मिल सके। इसके बाद है, नेक्स्ट है, इन एवरी सोसाइटी द डैश डिटरमिन हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स बिहेव। तो हर सोसाइटी में जो कौन डिसाइड करता है कि जो डिफरेंट जेंडर्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। आंसर सी। तो जिन बच्चों के पास ये बुक होगी वहाँ बुक में आंसर आपको बी लिखा दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिटेल में अगर आपने पढ़ा है वहाँ बुक में तो वहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जो सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वही डिसाइड करती हैं डिफरेंट जेंडर्स कैसे बिहेव करें। तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ हो कि इन्होंने वहाँ पे जो ये यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसके आंसर्स में बी, इसका आंसर्स में उन्होंने डी दिया हुआ है। नेबर्स नहीं है इसका आंसर है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, व्हीट एटसेट्रा आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। तो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस हैं ये सब कैसी क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं कैश क्रॉप्स के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट है आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है, वीविंग इज ए मेजर डैश इंडस्ट्री। तो वीविंग जो है वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो आंसर इसका है कॉटेज। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जॉब इफेक्टिवनेस इन एनी वर्क प्लेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। देखिए क्वेश्चन CBSE में भी आया हुआ है 2020 CBSE के पेपर में 2020-21 में, कि जो जॉब इफेक्टिवनेस है वर्क प्लेस पे कोई भी काम हो रहा है उसमें जो जॉब की इफेक्टिवनेस है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसमें आंसर है B एंड C, यानी कि हाँ, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी से भी कर सकते हैं और दूसरा रिड्यूसिंग एरर्स से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोथ B एंड C। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल वर्क। हमने चैप्टर के जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। तो क्या समझते हैं मीनिंगफुल वर्क से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा काम जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें
प्रोवाइड्स मेंटल सेटिस्फेक्शन, और वो काम जिससे हमें करने के बाद मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा डी, यानी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी SEWA इज ए यूनियन ऑफ लैक्स ऑफ पुअर वुमेन इन डैश इन इंडिया। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है उसमें यूनियन ऑफ लैक ऑफ पुअर वुमेन, तो कौन से सेक्टर के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड इन वर्क प्लेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए ये DOE के जहाँ जो बच्चे जिनके पेपर DOE से आते हैं वो जानते होंगे इसको। तो वहाँ पे उनके ये सवाल आया हुआ है कि डैश इज यूज्ड इन वर्क प्लेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वर्क प्लेस पे हमें क्या करना चाहिए? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर में, एर्गोनॉमिक्स, यानी कि जब हम काम में प्रोडक्टिविटी या हम उसको वर्किंग प्लेस को और इंटरेस्टिंग बनाना है, लोगों की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए जो एर्गोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो होता है। एर्गोनॉमिक्स होता क्या है? जैसे कि आप सपोज एक कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, कोई लैपटॉप या इस तरह की जगह है ऑफिस में, तो एक है नॉर्मल आप कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से वर्क प्लेस को डिज़ाइन करा है तो आप वहाँ पे वो ऐसी वाली चेयर प्रोवाइड करोगे जो एडजस्टेबल होगी, जो जिस तरह का भी एम्प्लॉय होगा, छोटे हाइट का है, बड़ी हाइट का है, मोटा है, पतला है, जैसे भी है, वो उसको उसकी जो चेयर है वो उसको कंफर्ट दे सके, वो एडजस्ट कर सके, लंबी छोटी, या फिर उसकी जो लेग्स हैं वो मजबूत हों। तो ये सब आता है एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स के अंदर कि अगर वर्क प्लेस में ये सब होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ स्कीम for bringing never enrolled and dropped out girls from rural, remote and disadvantaged section of the society into school education till elementary level in residential schools। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें कि कभी भी बच्चियां जो लड़कियां हैं वो कभी एनरोल नहीं हुई स्कूल में, या फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, कहाँ से हैं वो, गांव के एरिया से हैं या रिमोट एरिया जहाँ नहीं पहुँच पाते, या डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हैं, तो उनको जो है स्कूल एजुकेशन दी जा रही है एलिमेंट्री लेवल की इन रेजिडेंशियल स्कूल्स, अपने ही गांव के में छोटे छोटे स्कूल्स बना के दी जा रही हैं। तो ये कौन सी स्कीम में ऐसा है? देखिए सबसे पहले तो ये सवाल आया हुआ है DOE में, ठीक है, वो स्कीम का नाम क्या है? तो अभी ऊपर भी हमें एक सवाल पढ़ा था हमने, तो उसमें स्कीम का नाम दे दिया था, ये पूछा था कि वो कौन से किनको इसमें एनरोल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरी कंडीशन दे दी है, आपसे स्कीम का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, यही था ना, कस्तूरबा गांधी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 था, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से अंडर सर्व शिक्षा अभियान वाले, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे उन्होंने स्कीम का नाम दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपसे पूछा किन को दी जाती है। यहाँ पे उन्होंने पूरी कंडीशन लिख दी है और आपसे पूछा गया है वो कौन सी स्कीम है। दोनों में ही आपको एक समझ होनी चाहिए कि इस स्कीम में क्या है और ये स्कीम कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D KGBV। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ कैन द यूज ऑफ एर्गोनॉमिक्स एट द वर्क प्लेस प्रूव मोर बेनिफिशियल। मैंने आपको अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही ये एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया था। तो ये कह रहे हैं कि वर्क प्लेस में ये कैसे फायदेमंद प्रूव हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे फायदेमंद प्रूव हुआ है, इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, दूसरा ऑप्शन है वर्क प्लेस इंजरी, डिससेटिस्फैक्शन इन जॉब, और D है बोथ B एंड C। तो इसका आंसर हो जाएगा A, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। तो जो भी मैंने आपको जो चेयर का एग्जाम्पल दिया है, तो वर्किंग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, उसको कंफर्टेबल
बना रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फॉर विच क्राफ्ट इन राजस्थान फेमस फॉर। देखिए आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि राजस्थान में कौन से क्राफ्ट जो है वो फेमस है। तो इसके आंसर है पपेट क्राफ्ट। जो ये पपेट का शो देखते हैं ना अक्सर, तो वो राजस्थानी जो है एक तरह का क्राफ्ट है, तो उसका आंसर हो जाएगा पपेट क्राफ्ट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड आर। मतलब आपने पहले भी 11th में भी पढ़े थे, मैंने 11th में भी कराए थे, इसके असर्शन एंड रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला इन्होंने असर्शन दिया है द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन। तो 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट है उसने विमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए। दूसरा रीजन में है कि द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट फॉर इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क केम इनटू फोर्स। ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में क्या हुआ है कि इक्वल वेजेस दी जा रही हैं, सेम वर्क अगर कर रहे हैं तो सेम ही तरह की उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू। बात तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रीप्रेन्योरशिप। तो आपने इससे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक डिटेल में था कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उसमें ये कहा गया है कि कौन सी नहीं होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नहीं होती। याद रखिएगा नॉट और का बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है, जल्दी में आपने नॉट पढ़ा नहीं है और आपने आंसर में टिक कर दिया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। यहाँ पूछ रहे हैं जो नहीं है उनकी क्वालिटी। तो पहला क्वेश्चन है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, तो ये तो होती है उनकी क्वालिटी, ठीक है। बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना। रिड्यूसिंग द चांस ऑफ इंजरी और हेल्थ इश्यूज, जो हेल्थ इश्यूज है वो और उनकी जो वो है चांस उसको रिड्यूस करना। एबिलिटी टू डील विद टफ इश्यूज, और टफ इश्यूज की एबिलिटी जो होती है उसको, जो भी आ रही है आपको उसको डील करना। तो 15 का जो आंसर है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस में देखिए आंसर नंबर सी, यानी सेकंड एंड थर्ड ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं होती हैं। एक तो वो एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट नहीं करते, दूसरा उनको कोई वो भी इंजरी और हेल्थ इश्यूज को वो नहीं करते। उनका जो काम होता है एक तो विलिंगनेस टू वर्क हार्ड होता है और एक उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि टफ इश्यूज को कैसे डील करें। तो जो नहीं होती है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिएगा इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम सेकेंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव टर्म इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पे दो दे रख, ए में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो अगर आपको एक की भी पता है, ठीक है, तो आप सेकंड का खुद से कर देते। सपोज आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं पता है आपको, लेकिन अभी आपने दो क्वेश्चन पढ़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और वो हमें पता है किसके अंतर्गत आता है, वो आता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो यहाँ पे पढ़ने से रिलेटेड दो ही बातें हैं या गर्ल्स से रिलेटेड दो ही बातें हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो पहला जो आंसर है मैच कर रहे हैं हम इसको, वो कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड से। दूसरा हमें पता ही है कस्तूरबा गांधी सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अब दो बचते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। तो एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन की बात जो आती है वो आती है एर्गोनॉमिक्स में। बताया था आपको कि ह्यूमन का काम जो हो रहा है वो मशीन के साथ अगर कर रहा है तो हम इस तरीके से उसको मशीन या उसको उसकी फैसिलिटी या टूल्स प्रोवाइड करें कि जो उसको नुकसान ना दें, जो उसको फ़ायदा दें, तो वो सब आता है एर्गोनॉमिक्स में। तो इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन आता है एर्गोनॉमिक्स में। अब लास्ट है क्रिएटिंग न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज। तो जो नए काम शुरू करते हैं, क्रिएटिव काम शुरू करते हैं, क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से
करते हैं, तो वो होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये तो मैंने आपको मैच करके दिखाया, बट आपको नीचे उसके आंसर्स होते हैं, वो आपको उस पर टिक लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में देखिएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन 16 है ना, हाँ 16 है। तो इसका जो 16 का आंसर है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डी, जो मैं आपको ऑलरेडी मार्क करा चुकी हूँ, बट आंसर के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम सेकेंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव टर्म्स इन कॉलम 1। अभी हमने मैच किया, जस्ट उसी के जैसा ही है, बट थोड़े टॉपिक्स चेंज है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड व्हीट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्रॉप्स है, ठीक है, तो यहाँ क्रॉप्स के 2 क्वेश्चन है, एक तो ए वाला भी है और बी वाला भी है। तो हम यहाँ देखते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस, व्हीट्स। मैंने आपको पहले भी इसमें पहला या दूसरा क्वेश्चन रहा होगा जिसमें उन्होंने पूछा था ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं। आपको पता है कि ये कैश क्रॉप्स होती हैं, तो क्रॉप्स ऑफ कैश इंपॉर्टेंस, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ इसको हमने मैच कर दिया है। फिर है टी, कॉफी, कार्डेमम एंड रबर। तो ये जो होती हैं ये होती हैं क्रॉप्स। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है इनकी, क्योंकि हम इनको, ये हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो ये हो गया है। शोला क्राफ्ट क्या होता है, शोला क्राफ्ट जो है, तो शोला क्राफ्ट में आपका आता है उड़ीसा, ठीक है। और अगर आप जैसे सपोज आपको नहीं पता है, तो यहाँ 2 क्राफ्ट दिए हुए हैं, शोला क्राफ्ट एंड कोकोनट क्राफ्ट। तो थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे, अच्छा शोला तो नहीं पता आपको, बट कोकोनट क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो केरला में ही कोकोनट होते हैं, कोकोनट के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो हम इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शोला क्राफ्ट जो होता है वो होता है उड़ीसा एंड कोकोनट क्राफ्ट होता है केरला। अब हमें इसको नीचे मार्क करना है, तो यहाँ पे इसके आंसर्स देखते हैं और फिर उसको नीचे मार्क करते हैं। सॉरी, नीचे तो नहीं है, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शंस में। यहाँ पे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो मैं आपको पहले उसके तो मार्क करा चुकी हूँ, बट इसका आंसर ऐसे है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द वर्ड एर्गोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स डैश एंड डैश। ये हमने पढ़ा था एर्गोनॉमिक्स में, हमने पढ़ा था कि 2 ग्रीक वर्ड्स जो होते हैं, अब आप इनको 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो 2 वर्ड हो जाते हैं। एर्गोनॉमिक्स को आप डिवाइड कर दें एर्गन और नॉमिक्स। तो यहाँ पहले वाले में आप लिखोगे एर्गन, ERGON, और दूसरे वाले में लिखोगे आप नॉमिक्स, NOMICS। एर्गन जो होता है उसका मतलब होता है वर्क, और नॉमिक्स जो होता है उसका मतलब होता है नेचुरल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड देयर एनवायरमेंट इज स्टडीड अंडर। हम जहाँ पे जो है वर्कर्स की क्या करते हैं, रिलेशनशिप और उसके एनवायरनमेंट की जो स्टडी है उसको पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट है डैश इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज, प्रोडक्ट और सर्विस। तो अभी हमने पढ़ा ही था कि जो नए काम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ करते हैं और कुछ नया लाते हैं, वो कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। वो कहलाती है, वो एक्ट कहलाता है। वो खुद तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बट उनका जो एक्ट होता है, ये काम करने का तरीका जो होता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3rd जेंडर किसको रिकॉग्नाइज किया है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर, TRANSGENDER, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन टू अर्न मनी इज जनरली कॉल्ड एज। जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्क डन टू अर्न मनी इज जनरली कॉल्ड एज लाइवलीहुड, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड, LIVELIHOOD। तो यहाँ पे हमारे ये 22 क्वेश्चंस इस लेसन के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपने अगर सारे पार्ट्स देखे हैं, डिटेल में आपने ये वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ये समझ लीजिए आपने वो डिटेल में लेसन देखे, देन आपने यहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया, तो आपका एक लेसन पक्का हो गया। अब आप सिर्फ रिवाइज करेंगे तो आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फ़ायदा दीजिए, अपने आप भी फ़ायदा लीजिए और आगे भी मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि मैं आपकी और वीडियोस डालती रहूं और आपके साथ मैं बोर्ड तक की जर्नी आपके साथ निभाऊं ताकि आपको भी मदद मिल सके, आपके पेपर अच्छे हो सकें। आपका बोर्ड का साल है और मैं अभी से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। हर लेसन में ऑल द बेस्ट कहूँगी ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। थैंक यू।